हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वे ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे पादप की। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। पादप की में जो होता है, देखो एक पेड़ के बारे में जानना पड़ता है इसमें। ये सब आपको पता है क्योंकि आप कुछ चीज़ों से आपने जैसे बुक्स वगैरह से आप पढ़ चुके हो। तो सीधे सीधे मेन टॉपिक में आता हूँ। अपन इसमें पढ़ेंगे पेड़ के बारे में, जड़, इसके इतने चीज़ पढ़ेंगे, तना, ठीक है, पत्ती, और उसका थोड़ी और डिटेल, बीज, और फिर उसके बाद अपन जड़ की थोड़ी और डिटेल देखेंगे। फिर अपन तने के बारे में पढ़ेंगे पूरा, और फिर उसके बाद एंड में अपन फूल, और फिर अपन जो पौधों में अनिवार्य तत्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनका पोषण कैसा होता है वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद लगाएंगे अपन पीवाई की क्वेश्चन पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसकी पूरी डिटेल, उसकी पूरी प्रोसेस क्या है। उसके बाद उसके PYQ लगाएंगे, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है उसकी और डिटेल, ठीक है। यहाँ से PYQ लगा लेंगे फिर। और यदि आपने इतना कर ली तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पादपकारिकी में कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कि ये आपका बीज हो गया, तो जो जड़ होती है उसको मूलकूट बोलते हैं, और प्रकूट बोलते हैं, ऊपरी जो निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं ये जब जो तना रहता है, जैसे अपन ने भुंटे का पौधा देखवाएंगे, पेड़ है ना, उसमें मेन जड़ जाती है नीचे और बाजू में थोड़ी बहुत शाखाएँ निकलने लगती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं अप यानी ऊपर, स्थान यानी ऊपर का स्थान, अप स्थानिक जड़, ठीक है। ऊपरी जड़ यानी अपस्थानिक जड़ कहते हैं इसको। ये किसमें पाई जाती है? मक्का, गन्ना इत्यादि में। और ये भी नोटिस करना है कि जो अपस्थानिक जड़ है वो सिर्फ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और आपको पता है एक बीजपत्री पौधे कैसे कहते हैं? मतलब जिनके बीजों को दो भागों में अलग नहीं किया सकता, जैसे गेहूँ का बीज, तो उसमें आपने देखे होंगे रेशे पाए जाते हैं बाहर, अपस्थानिक जड़। भुट्टे के जो मक्का रहता है उसे दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, चना को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उसमें अपस्थानिक जड़ नहीं पाई जाती, ठीक है। अब इनमें श्वसन मूल पाए जाते हैं, ठीक है, उसको राइजोफोरा कहते हैं। अब जो जड़ हैं वो कई प्रकार की होती हैं, आप देखते हैं कौन कौन सी, जैसे स्तंभ मूल, ठीक है, प्रॉप रूट, जो कि सीधे खड़े 90 डिग्री में लगभग जो रहते हैं उनमें पाई जाती है, जैसे बरगद का पेड़ सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, पीपल का पेड़ सीधा खड़ा रहता है। अब जिसमें उनमें जो साइड साइड निकलती हैं ना जड़ें, उनको कहते हैं स्तंभ मूल। अब अवस्तंभ मूल यानी कि स्टिल्ट रूट, जो तिरछे हो जाते हैं, यानी कि शकरकंद, मक्का, गन्ना, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, गन्ना देखे होगा आपने। आरोही जड़ मतलब कि क्लाइंबिंग रूट, ठीक है, जो जड़ों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पान पोथोस, ठीक है, ये एक पोथोस नाम का एक पेड़ है। अब परजीवी जड़, पैरासाइट रूट, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहता है, जैसे कस्क्यूटा। देखो एक बार और फिर मैं बता दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको ये सारी चीज़ों की डिटेल बता सकता हूँ। शकरकंद क्या है, पोथोस क्या है, कस्क्यूटा कैसा दिखता है, उसमें क्या होता है, अवस्तंभ मूल को अवस्तंभ क्यों कहते हैं, आरोही क्यों कहते हैं, परजीवी क्यों कहते हैं, ये पर डिटेल बनाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, मेरे को कम से कम 6-7 वीडियो बनाना पड़ जाएगा। बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप 2-4 बुक से या दूसरे के यूट्यूब चैनल से, मैं नहीं बोल रहा मेरे यूट्यूब चैनल से, देखो दूसरे के यूट्यूब चैनल से वीडियो देखकर यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करने आओ, ठीक है। आपको टाइम बचाना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं अपने चैनल ग्रो करने के लिए नहीं बना रहा, आपका सिलेक्शन हो इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अधिपादपीय जड़, ठीक है, दूसरे पर निर्भर होती है, बट ये बहुत ज़्यादा निर्भर होती है, ये छोटा सा होता है, नाम मात्र का निर्भर होता है, उसको कहते हैं आर्किड। ये आएगा अधिपादपीय जड़, आर्किड, ठीक है। चूसक जड़ होता है एक, सकिंग रूट, ठीक है, उसको कहते हैं अमरबेल। अमरबेल आपने देखे होंगे, वाइट वाइट ऐसे पेड़ों में लगी रहती हैं सीधी सीधी, लाइका मैगी नूडल्स। अब मालाकार जड़ भी होती हैं। अब मालाकार में बोले सकते हैं तो करेला की जड़ देखे होगा आपने, उसकी ऐसे ऐसे रूट होती हैं, ठीक है।
अंगूर की हो गई। अब रेशेदार जड़, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा प्याज। अब जड़ की कुछ और थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। देखो जड़ में मेन टॉपिक क्या है, ये होती हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं, ठीक है। अब देखो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, यानी कि देखो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, ये पृथ्वी तो अंदर लगेगा, ठीक है। अब ये पौधा है, ठीक है, तो ये नीचे जा रही है जड़, तो ये धनात्मक है ना, गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींच रहा है, तो वो भी उसी तरफ जा रही है, तो ये धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रही है, तो गुरुत्वानुवर्ती। अब ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती बोला, मतलब प्रकाश तो इधर है, ठीक है, पर जा कहाँ रही है, वो नीचे जा रही है, ठीक है, यानी ऋणात्मक उल्टी दिशा में जा रही है, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती। और उसी को इंग्लिश में कहते हैं जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक। अब देखो जड़ में क्या है, नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधियाँ अनुपस्थित होती हैं, और इनमें जो एपिडर्मिस होते हैं वो एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं। और जड़ों का कार्य क्या होता है, वो पादप हार्मोन्स बनाती हैं। और जो मॉडिफाई रूट होती हैं, ठीक है, ये अलग से मॉडिफाई हो जाती हैं, उनका कार्य होता है भोजन बनाना और श्वसन करना। अब मूल के आधार पर जड़ें 3 प्रकार की होती हैं, तो प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल के आधार पर मूसलाधार जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़, ये 3 प्रकार की आएंगी। आप इनसे पूछा जाएगा, मूसला जड़ है वो द्विबीजपत्री में होती हैं, और जो रेशेदार है वो एक बीजपत्री में होती हैं, और अपस्थानिक जड़ जो है मूलांकुर से नहीं निकलती, ठीक है, ये जो है लंबी सी, ये मूलांकुर से निकली, पर जो अपस्थानिक जड़ है ये ऐसा बाहर टाइप मक्के में निकलती जाओ, वो मूलांकुर से नहीं निकलती, बाकी कहीं से भी निकल जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो एक बीजपत्री है उनके उदाहरण, गेहूँ, जौ, सुपारी, बाजरा, केला, गन्ना, मक्का, चावल, ठीक है। जड़ों पर एक कोशिकीय संरचना पाई जाती है, मूल रोम, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एक कोशिकीय जो संरचना है उसको मूल रोम कहते हैं। अब जो मूल है रहता है, ये मूल, ठीक है, ये मूल शीर्ष जो रहता है अंगुलित जैसी संरचनाओं से ढका रहता है, ये शीर्ष, ठीक है, ये मूल रोम है, अंगुलित जैसी संरचनाओं से ढका है, इसको कहते हैं मूल गोप, ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं मूल गोप। अब देखो जड़ जो है 2 प्रकार का काम करती है, अभी बताया मैंने, यहाँ पर आपने पढ़े हो, भोजन के लिए और श्वसन के लिए मॉडिफाई जड़ जो रहती हैं। अब जो भोजन के लिए करती हैं कार्य वो कौन कौन सी जड़ें हैं, जैसे मूली की जड़, गाजर की जड़, सलजम, चुकंदर की जड़। श्वसन के लिए कौन कौन सी, न्यूट्रियोफोर, राइजोफोरा और मैंग्रोव पादप, ठीक है। अब जड़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर वो बताते हैं। आपको बुक में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो बहुत सिंपल हैं, इन्हीं के अंदर से हैं, बट अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हार्ड थे वो मैंने नोट किया हूँ। देखो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्म कोशिकाएं में प्रायः जो लंबे रोम जैसी संरचनाएं होती ना, जो लंबे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अवशोषित करने के लिए उपलब्ध क्षेत्रों में वृद्धि करने का कार्य करती हैं। अब जो पौधों की जड़ें हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करेंगी, जड़ें, ना कि पत्तियाँ तो प्रकाश से करेंगी, पर जो पौधों की जड़ें हैं मिट्टी के कणों के बीच मौजूद जो वायु होती हैं वहाँ से प्राप्त करती हैं। अब जो मूसला जड़ें हैं वो भूमि के अंदर लंबाई के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि मूसला जड़ चुकंदर, नीम, मटर, आम, ठीक है। रेशेदार झकरा जड़ कहते हैं उसी को, इसमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल। पौधों की जड़ों के दाब की माप, जड़ों में जो दाब पड़ता है, जड़ों द्वारा दाब लगाया जाता है, उसको किससे मापते हैं, मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। जड़ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, और जो क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे हैं वो बहुत सिंपल हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तना। तना कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कई तने को खाते हैं, जैसे कि कंद कहते हैं उनको, ठीक है, खाने वाले तने को। और कंद में कौन कौन से जाएंगे, आलू एक तना है जिसको अपन खाते हैं। अब गाद वाला तना, गाद सुने होंगे, गाद निकलती है, उस वो वाला तना उसको कहते हैं प्रकंद, जैसे कि हल्दी, अदरक, केला, ठीक है। अब जिसमें पानी जाता रहता है उसको कहते हैं सलकंद। सलकंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन, लिली। अब धनकंद के उदाहरण है बंडा, अरबी, केसर और जिमीकंद।
ठीक है, ये सब उदाहरण पूछे जाते हैं। अब भूमिगत जो तना है वो है अदरक, हल्दी, आलू। अब यहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ पौधों में तनों से चिपका पदार्थ जो गोंद है असंजक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है? जो सेल्यूलोज रहता है पौधों में उसके टूटने से बनता है। अब तना के कुछ टॉपिक देखते हैं, मतलब कि पॉइंट। प्रकंद से विकसित होता है। ठीक है, तना ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण और धनात्मक गुरुत्व प्रकाशानुवर्तन ये दोनों होता है इसमें। अब जो पर्व नोड है या फिर इंटरनोड्स हैं यानी कि पर्व संधि वो होती हैं इनमें, और कार्य रहता है इनका सुरक्षा का और कार्य प्रबंधन का। इनके कार्य याद करना है। अब जो अर्धवायवी तना है उनके रूपांतरण कौन कौन से हैं देखते हैं। भूस्तारिक तना, ठीक है, ऑफसेंट, उसके उदाहरण जलकुंभी, जिसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अपरिभूस्तरीय स्ट्रॉबेरी, अंतः भूस्तरीय केला, अनानास, भूस्तरीय मिंट और जासमीन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं सोचा था कहीं इससे भी क्वेश्चन ना बन जाए, इसलिए इतना डीपली पढ़ा था। अब वायवी तनों का रूपांतरण है कटक स्तंभ, जैसे सिट्रस, संतरा, नींबू, और स्तंभ प्रतान और पर्वकाय स्तंभ, पर्णभ तना। इनके उदाहरण देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं ये वाला। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडारण और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पत्तियाँ, जिससे भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। कीटभक्षी पौधे होते हैं कुछ कुछ जिनका नाम है पिंचर, ब्लैडर, यूट्रिकुलेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डाला जाता है तो उसमें कोशिका का जल का उत्सर्जन जालिका कवक करेंगे और कोशिका अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। ठीक है, अब जो पत्तियाँ उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। ये टहनी हो गई, यहाँ से पत्ती निकली है। अब जो पत्ती का जो नीचे वाला भाग रहता है जिससे पत्तियाँ और तना जुड़े रहते हैं उसको वृंत कहते हैं। ठीक है, पेंटियोल। अब जो ऊपरी भाग रहता है जहाँ से ऐसा अंकुर टाइप निकला रहता है, ज़्यादातर आप ये देखोगे गुलाब के फूल वाले जो रहते हैं उनमें पत्तियों में, अनुपर्ण कहते हैं इसको, स्टिपल। ठीक है, अब जो यहाँ पर आप ये जालीनुमा ऐसी संरचनाएं देखते हो बहुत सारी, उसको सिरा कहेंगे, और जो कोंटे में रहता है उसको एपेक्स कहेंगे। ठीक है, लेमिना। जो यहाँ से मेन शाखा जाती है उसको कहेंगे मिडरीफ, मध्य सिरा। अब बीज पत्री है और एक बीज पत्री है। एक बीज पत्री में तो ऐसा रहता है ना, देखो ये संरचनाएं होती जैसे गेहूं की पत्ती हो गई ऐसी सीधी सीधी, ये होती संरचनाएं गेहूं की पत्ती देखे हो गया, धान की पत्ती। और द्विबीज पत्री में जैसे कि केले की इसमें शाखाएं होती हैं, जैसे ये द्विबीज पत्री है। ठीक है, एकांतर समानांतर सिराएं होती हैं, ये उदाहरण है उनके। अब देखते हैं फूल की डिटेल। ये आपने बुक में पढ़े होंगे और पहले 11th 12th पढ़ रहे होंगे, तब ये ध्यान भी होगा आपको। तो चलो देखते हैं। अब जो फूल रहता है उसके नीचे वाला भाग वृंत कहता है, स्टेम कहते हैं, इसको बाह्य दलपुंज कहेंगे, और इसको पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन किसको कहेंगे? ये वाले को, ये है पुष्पासन। अब ये इसके जस्ट ऊपर वाला भाग कहलाता है अंडाशय, ये कहलाएगा, और डिटेल पढ़ेंगे अभी इसको कहेंगे जायांग। ये पूरा, ये जो है पूरा जायांग कहलाएगा, जिसमें वर्तिकाग्र और अंडाशय होता है। ठीक है, अब ये जो साइड विभाग हैं ये जितने, इसको पुमंग कहते हैं, या फिर अपन इसको योजी भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें होता है तंतु होता है और पराग कोश होता है और पुंकेसर होता है। ठीक है, और ये जो पत्ती हो गई इसको दलपुंज कहेंगे, और ये हो गई बाहरी दलपुंज। अब इसमें ये जो जायांग है उसको डिटेल से पढ़ें साइड करके, तो जायांग होता है, इसको पुष्प योनि भी कहते हैं, जिसमें अंडाशय होता है, जिसमें तीन अंड होते हैं। ठीक है,
और ये वर्तिका होती है जिससे कि पराग नली कहते हैं उसमें, और वर्तिकाग्र होता है जिसमें 2 अंड होते हैं। अब वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल कहते हैं। देखो, बड़ा अक्षर फिर छोटा फिर बड़ा, क्योंकि आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वर्तिका ऊपर रहेगा कि वर्तिकाग्र। ठीक है, ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं। ठीक है, बीच में छोटा रहेगा, बाकी 2 बड़े रहेंगे। अब देखते हैं पुरुष जननांग मतलब पुमंग। ठीक है, पुमंग में रहता है, इसको यूजी भी कहते हैं, और तंतु रहता है तना, जिसे पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट, और एंथर यानी कि परागकोश। ठीक है, जिसमें पराग कण होते हैं, जिसको पॉलिन गाइन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसके पास जननांग कौन से हैं? ये मादा जननांग और ये नर जननांग। आपने स्वपरागण और परपरागण पढ़े होंगे। यदि ये एक ही पुष्प है, इसके पराग कोश से परागकण इसके वर्तिकाग्र तक जाएं, ठीक है, जायांग के वर्तिकाग्र में जाएं और निषेचन हो तो इसको स्वपरागण कहेंगे। इसी पौधे में हुआ। बट यदि यही चीज़ दूसरे पौधों के जो पराग कोश है उससे परागकण दूसरे पुष्प के जायांग है उसके वर्तिकाग्र में जाएं और निषेचन हो तो उसको परपरागण कहेंगे। ठीक है, समझे? अब जो परपरागण है उसको एलोगेमी कहते हैं या फिर एजनोगेमी, और जो ऑटो यानी इसी में हुए, ठीक है, तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं या फिर जीटोनोगेमी। ये IMP है। ठीक है, इसको याद करना। अब देखते हैं, जब ये जो होते हैं परागकण, उसमें क्या होता है? देखो, 5 पराग जाते हैं नीचे, ठीक है, अंड, जिसमें से 3 मिलके भ्रूणकोश बनाते हैं और जो 2 पराग हैं वो मिलके फल बनाते हैं। अब भ्रूणकोश क्या है? भ्रूणकोश जैसे अपन जो नारियल खाते हैं ना, उसको कहते हैं भ्रूणकोश, वाइट वाला भाग। और जो अंदर रहता है, आप कभी को देखोगे कई नारियल में अंदर एक वाइट जो खाते हैं अपन, उसके बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, गोल सा बन जाता है, जैसे कि लाइका मोदक टाइप का। ठीक है, उसको कहते हैं फल। अब देखते हैं और थोड़ी डिटेल। अब जो बाह्यदलपुंज रहता है, ठीक है, ये बाह्यदलपुंज, उसमें क्या कहते हैं? उसमें जो बाह्य पत्ती रहती है, उसको अंदर का जो भाग रहता है उसको कहते हैं सेपल, और जो उसका बाहरी भाग रहता है, जितने भी रहते हैं बाहरी, उसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, अब दलपुंज यानी कि ये जो बाहरी पत्तियां हैं, ऊपर वाली जो पत्तियां हैं, उसको कहते हैं दलपुंज। अब दलपुंज में क्या क्या कहा जाता है? और उनको पेटल और कोरोला। ठीक है, पेटल और कोरोला भी कहते हैं उनको। अब जो जायांग मादा हो गई और पुमंग यानी कि पुरुष वाला हो गया, तो उसको स्टामिन भी कहते हैं। और जो जायांग रहता है उसको कहते हैं कार्पल। और पता है, जायांग किसी पुष्प के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, आपको पता है ये पुष्प के मध्य में स्थित होता है जायांग। अब ये जो देखो, कैलिक्स और सेपल, कैलिक्स क्या है? ये सारे को मिला के कैलिक्स कहेंगे, बाहरी वाले को, और सिर्फ एक को बोलेंगे तो उसको सेपल कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही पेटल, पेटल सिर्फ एक को कहेंगे, ये वाले को, या फिर ये वाले को, या फिर ये वाले को, एक को, और यदि सारे को मिला देंगे तो उसको कोरोला कहेंगे। बहुत अजीब नाम है, बट याद तो करना पड़ेगा। अब थोड़ा और डिटेल देखते हैं। ये तो आपको नॉर्मली पता है, परागण वर्तिकाग्र से होगा। जो परागण होता है वो वर्तिकाग्र में होगा, यानी ठीक है, यहाँ से परागकोश से पराग निकल के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसको परागण कहते हैं। अब जो निषेचन है वो अंडाशय में होगा। जो यहाँ से निषेचन होता है, ठीक है, तो यहाँ जाके अंडाशय में होगा ना निषेचन। अब जो ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र में 2 अंडाशय, 2 परागकण प्रवेश करते हैं। ठीक है, और पहले से यहाँ 3 मौजूद होते हैं। ठीक है, ये लिखा है। अब जो अंडाशय में फल बनता है, ये अंडाशय में फल बनता है, उसको सत्य फल कहते हैं। ठीक है, और जो मैंने बाहर बताया था पुष्पाचन, जो इसके नीचे रहता है, उसमें जाके फल बनता है। ठीक है, वो उसको असत्य फल कहते हैं। अब असत्य फल या झूठा फल कहते हैं। अब उसके उदाहरण कौन से हैं?
उसको कि सेब, कटहल, नाशपाती, अंजीर, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, काजू ये झूठे असत्य फल हैं, बाकी सब सत्य फल हैं। ठीक है। अनिषेक फल जिसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है, बीज रहित होते हैं, वो बीज रहित भी होते हैं, जैसे केला, अनानास, अंगूर, पपीता। सॉरी, मतलब कि बीज रहित में आएगा सिर्फ केला, बाकी सब अनिषेचक फल हैं बट उनमें बीज भी होते हैं। तो देखो, निषेचन के बाद अंडाशय में जो है फल बनेगा, ठीक है, ना कि बीज। अंडाशय से फल बनेगा और बीजांड से या बीजाणु से बीज बनेगा। अब जो फूल होते हैं, फूल के अंडाशय में छोटे मनके जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको अपन बीजांड कहते हैं। अब देखो, एक लिंगी पुष्प भी होते हैं और द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं। एक लिंगी में आएगा पपीता, तरबूज, खीरा, और द्विलिंगी में आएगा सरसों। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में और डिटेल। आवृतबीजी, ये आपको 12th की बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म, जिसमें बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। इसका जो परागकोश है वो द्विपालित होता है। ठीक है। ये हो गया महिला वाला और ये हो गया पुरुष वाला। ठीक है। तो इसका जो परागकोश द्विपालित होता है, ये देखो दो भागों में परागकोश द्विपालित होता है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय संरचना होती है। अब इसमें जो परागकोश है वो 4 दिशीय, 1 2 3 4 चतुष्कोणीय है और इसमें लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। ठीक है। ये है इसके अंदर। अब जो टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें हैं उनके संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है। इनकी जो बाहरी है, ये वाली जो परत है उसको टेपिटम कहते हैं, जो कि संरक्षण का कार्य करती है। सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, सबसे आंतरिक परत है, बट पूरे फूल की, ना कि इसकी। ठीक है। अब जो निषेचन होता है या फिर जनन होता है, जो जानवरों द्वारा होता है, जैसे कि भौरा वौरा रहता है, वो एक फूल से दूसरे फूल में बैठ के परागकोश को स्थानांतरित कर देता है। तो इस प्रकार के परागण को कहते हैं जूफिली। ठीक है। चमगादड़ द्वारा होगा तो चियोप्टेरोफिली और चींटियों द्वारा होगा तो मायरमेकोफिली। ये नोट कर लेना। ठीक है। अब थोड़ी और बेसिक डिटेल देखते हैं, जिससे कि आईएमपी, मतलब कि जो क्वेश्चन किसी को नहीं बनते वो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो आप इनकी डिटेल और देख लेना, बाकी ऊपर में समझा देता हूँ। ये है अपना अंडाशय। ठीक है। जिसमें आपको एक सेल देखने को मिलेगी अंड कोशिकाएँ। ठीक है। ये अंड कोशिकाएँ हैं। अब ध्रुवीय केंद्र, इसमें जो बीच वाला केंद्र रहता है, इसमें ये कोशिकाएँ हैं, धीरे धीरे डिटेल पता चलेगी। जिसमें ये जो बीच वाली है इसको ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, पोलर न्यूक्लियन। और ये दोनों संरचनाएं मिलकर भ्रूण कोश बनाती हैं। और ऊपर की जो 3 अंड है उसको प्रतिव्यासांत कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एंटीपोडल्स कहेंगे। अब ये जो 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसको कहेंगे सहाय कोशिकाएं। और ये वाली जो है बीच में वो है अंड कोशिका यानी एग सेल। और ये ध्रुवीय केंद्र, ठीक है, पोलर न्यूक्लिक, जिसमें कि 2 केंद्रक हैं और बाकियों में एक केंद्रक है। ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले अंडाशय देखा, उससे बनता है बीजांड। ठीक है। और बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में होती हैं ये जो भ्रूण कोश है, ये वाला जो भ्रूण कोश है उसके अंदर होती हैं 7 कोशिकाएं, जिनके नाम अपन ने पढ़ लिए। 3 प्रतिव्यासांत होती हैं, ये वाली 3। ठीक है। 2 ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। ठीक है। ये जो, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये दो केंद्रक हैं, ये 2 हैं। और एक अंडकोश है। ठीक है। एक अंडकोश है और सहायक कोशिकाएं 2 हैं, ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है। अब 7 कोशिकाएं ये हो गई और 8 केंद्रक हो गए, 2 इसमें और बाकी 3 और 3 6, 7 8, ये हो गए 8। अब देखो क्या होता है, एक स्पर्म में, ठीक है, ये इनमें से एक स्पर्म है और 2 पोलर सेल जब मिलते हैं
तो भ्रूणपोष बनता है। और यदि एक स्पर्म और एक एग सेल मिले तो उसको भ्रूण कहते हैं। और ये जहाँ पर ये दोनों प्रक्रिया होती हैं तो अपन उसको दोहरी निषेचन कहते हैं। अब देखते हैं आगे, भ्रूण को जिसमें मादा युग्मक यानी कि अंडाशय उपस्थित होता है वो कहाँ होता है? वो होता है बीजांड में। अब जिस रास्ते पराग नली से बीजांड में प्रवेश करते हैं, जो पराग है जिस नली से बीजांड में प्रवेश करते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर है, ये है बीजांड द्वार, ठीक है, इसको चलेजा कहते हैं, ये वाली परत को, इधर को। और ये वाली जो नली है उसको बीजांड व्रंत कहते हैं, व्रंत, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में यदि तीनों आ गए तो आपको लगाना है बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार से प्रवेश करता है वो, ठीक है, पराग जो है बीजांड द्वार से प्रवेश करता है। अब ध्रुवीय केंद्र और नर युग्मक का संलयन कहलाता है त्रिसंलयन। अब जो अंडाणु है और नर युग्मक है, ठीक है, मादा और ये नर हो गया सब, के संलयन से उत्पन्न है उत्पाद है युग्मनज, ठीक है। और जो यही युग्मनज है वो बाद में भ्रूण बन जाता है। अब निषेचन के बाद जो न्यूक्लियस है वो पेरिस्पर्म में बदल जाते हैं। और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? वो होता है भ्रूण कोश के अंदर होता है, ना कि बीजांड में और ना कि अंडाशय में, ठीक है। और जो दोहरा निषेचन होता है उसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं। अब देखो, युग्मकों के संलयन के बिना, ठीक है, युग्मक नहीं बन रहा है, उनके बिना जो भ्रूण बनता है उसको कहते हैं एपोगेमी। अब जो पादप हैं उसमें वर्ज्य पदार्थ यानी बेकार पदार्थ जो रहता है वो ये सब हैं। अभी इनकी डिटेल और आगे पढ़ेंगे, हाँ, ठीक है, तो समझ में आएगा। अभी पढ़ते हैं। देखो, O2 यानी कि ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण जब करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वर्ज्य पदार्थ है, बेकार पदार्थ है। अब जब प्रकाश पौधा जो है वो श्वसन करता है तो, ठीक है, उसमें CO2 जो रहता है उसका वर्ज्य पदार्थ है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा पर CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, श्वसन लेते समय। प्रकाश संश्लेषण करते समय वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण में। और जब श्वसन करेगा तो CO2 छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ठीक है, अलग अलग प्रक्रिया हैं दोनों। अब जब वो श्वसन लेता है उसमें जल जो है वो वर्ज्य पदार्थ है उसका, और उसी के साथ गोंद, रेजिन, टैनिन, रबड़, ये सब वर्ज्य पदार्थ हैं। अब इनकी डिटेल आगे देखते हैं। अब देखते हैं टॉपिक, ठीक है, एक श्वसन हो गया और एक हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो अभी अपन पहले देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और नोट करते रहना। कन्फ्यूज़न हो तो गूगल में जाके सर्च करो और अच्छे से पढ़ो। एक भी वर्ड यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो गूगल कर लेना, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले नोट करो, ये ऊष्माशोषी प्रक्रिया है और एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक मतलब होता है छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पत्तियों में मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं और जो ये कोशिकाएं हैं उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलेंगे और 6 जल के अणु मिलेंगे, ठीक है, 6H2O। तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, तो टूटकर बनेगा ग्लूकोज और बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा के द्वारा ली जाती है, ठीक है, और ये तो जल है, जल जो रहता है वो ज़मीन से लेंगे। अब ये हो गए कच्चे पदार्थ, ठीक है। अब पकाएंगे यहाँ से, उसने पकाया तो मुख्य पदार्थ जो बना ग्लूकोज बना, C6H12O6 वो बना मुख्य पदार्थ। और ये है सह उत्पाद, यानी कि ये मुख्य पदार्थ बनने के बाद जो थोड़ा बहुत पदार्थ रह जाता है वो ये है सह उत्पाद में। अब ये ऑक्सीजन जो है जल से लेता है, ठीक है। अब ये 6O2 कहाँ से ले रहा है? ये वाला O2 ले रहा है कि ये वाला? तो ये वाला जल वाला ले रहा है, ठीक है, जल का 6O2 ले रहा है, जल से लेता है और हवा में ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो इसका वर्ज्य पदार्थ कौन सा हुआ? वर्ज्य पदार्थ, ठीक है, बेकार पदार्थ, ये हुआ ऑक्सीजन, ठीक है। और श्वसन में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे पढ़ेंगे, वो बात की बात है, ठीक है, यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है उसमें। आगे देखते हैं।
इतना समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जो पादपों में भोजन है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है। एक तो बनेगा ग्लूकोज के रूप में भोजन संग्रहित होता है इसमें, सुक्रोज के रूप में भी संग्रहित होता है और स्टोरेज के रूप में, ठीक है। सुक्रोज और स्टार्च के रूप में 3 है, ठीक है। स्टार्च, सुक्रोज और ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो लाना ले जाना करता है का काम, ठीक है। अब जो सुक्रोज है वो स्टोर करता है, संचित हो जाता है। देखो जंतुओं में जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोजन के रूप में होता है, ग्लूकोजन है, ठीक है। अब जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा द्वारा विखंडन यानी कि फोटोलिसिस किसका होता है? प्रकाश ऊर्जा द्वारा विखंडन जल का होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो जो प्रकाश ऊर्जा द्वारा विखंडन होता है वो जल का विखंडन होगा, इसका विखंडन होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है। पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होगा, ठीक है, ये याद रखना। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होगा, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। जो श्वसन है वो शायद माइटोकॉन्ड्रिया में होता होगा। आगे पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिर होती है और जल से ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टूट के ग्लूकोज बनाता है और जो जल है उससे ऑक्सीजन निकलती है। ये पूछता है, ठीक है, किससे क्या हो रहा है। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड टूट के ऑक्सीजन निकाल दिया या फिर जल से ग्लूकोज बन रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, ये जो अभिक्रिया इसमें जल का उपचयन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका अपचयन होता है, ठीक है, ये नोट करना। हरित लवक 2 कोशिकाएं झिल्ली मुक्त होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद NADPH और ATP होता है। ये अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। अब देखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद, ठीक है, ये नोट करना, मुख्य उत्पाद है, ठीक है। NADPH और ATP ये पूछता है दोनों। अब चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी जो उत्पाद है वो है फोटोग्लिसरिक अम्ल और उसके बाद सेकंड नंबर में आता है ग्लूकोज। जो स्थायी उत्पाद है वो है फोटोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण दर कब बढ़ती है और कब घटती है, ये याद रखना है। जब जो प्रकाश है वो तीव्र होगा और CO2 की सांद्रता अधिक होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रकाश तेज हो, तो जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो बढ़ जाएगी। तापमान ज़्यादा हो तो भी बढ़ेगी। अब यहाँ देखते हैं, ये इधर कम होना चाहिए ये सब चीज़ें। O2 की सांद्रता बढ़ने से क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी और यदि O2 की सांद्रता कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो वाष्पोत्सर्जन है या प्रकाश संश्लेषण है उसकी और डिटेल देखते हैं कि वो होता कैसा है। आपने देखे होंगे, पत्ती देख ली, अभी डिटेल बताया मैंने। इसमें ये जो है स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है, कॉलिनकाइमा, जो कि नरम रहता है, ठीक है। और जो पौधा जब हार्ड रहता है जिसमें छाल रहती है उसको स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। और जो इनमें संवहन होता है ना, यानी कि जो भोजन आना जाना रहता है, जाइलम फ्लोएम बहुत नरम होता है, उसको कहते हैं पैरेन्काइमा। ये आप ऊतकों में पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना। बाद में जब आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा क्या है। अब जो O2 लेना या CO2 देना, ये सब जो प्रक्रिया होती है स्टोमेटा में होती है, रंध्र, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि संरचनाएं देखे होगे आपने, छिवला नामक पेड़ होता है उसमें आपने ये देखे होगे संरचना। अब सीधे अपनी भाषा में बात करता हूँ, आपको समझ में होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो उसमें होता है वो डिटेल देखो, इसको मैं जूम करके यदि बताऊँ तो इसमें संरचनाएं ऐसी होती हैं, ठीक है। ये जो है मैं बताता हूँ क्या क्या है, और इसके में एक लिक्विड भरा रहता है, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें प्रकाश नहीं आता, ठीक है, ये प्रकाशहीन प्रक्रिया है। अब जो ये संरचनाएं हैं, इसको एक संरचना को ग्रेना कहेंगे, ठीक है, ग्रेना। और ये जो पूरी संरचना है इकट्ठी हो जाएंगी सारी मिलकर, उसको थैलेकाइंड कहेंगे।
ठीक है। ये प्रकाशीय प्रक्रिया है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है जो प्रकाश में होती है। और ये जो लिक्विड है स्ट्रोमा, इसमें आपको कुछ कुछ मिलेंगे बिंदु बिंदु जैसी संरचना, उसको राइजोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। सेल चैप्टर में आपने पढ़े होंगे राइबोसोम, ठीक है। अब जो थैलेकाइंट है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो होता है वहाँ से ये प्रक्रिया होती है, जल अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे जो स्ट्रोमा है उससे RUDP से बाहर से जो लेता है ATP निकालता है और CO2 लेता है, और ये दोनों मिलके बनते हैं RUDP CO2, ठीक है। और जो मैग्नीशियम है उसमें होता है NADP और जल अपघटन। अब जल अपघटन में होता है H2O, तो जल के 2 H2 NADP के साथ मिलकर बनते हैं NADPH2, और 2 ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो अपन जब भी पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेता है, ठीक है, यहाँ से ग्रहण कर लिया, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके, और जो ऑक्सीजन है उसको छोड़ देता है बाहर, तो इसका मुख्य उत्पाद NADPH हो गया, ठीक है, और जो छोड़ा वो है वो ऑक्सीजन हो गया। अब आगे देखते हैं। O2 लेता है, CO2 देता है। ये प्रक्रिया होती है एस्टोमेटा रंध्र में होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि हरा रंग देता है, ठीक है। अब जो प्रकाश संश्लेषण में है उसमें ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। कुछ भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कुछ भी, तो ग्लूकोज ही है जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये प्रक्रिया अभी मैंने बताया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जल का अपचयन जो होता है ऑक्सीजन के बनने में होता है, और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के बनने में होता है, ठीक है, पता है आपको। और इसी का यदि अपन उल्टा कर दें तो वो मनुष्यों द्वारा ये श्वसन प्रक्रिया है अपनी। अब जो प्रकाश संश्लेषण है, संश्लेषण याद रखना, अभी अपन श्वसन नहीं पढ़ रहे, संश्लेषण पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ ऑक्सीजन, आपको पता है, त्यागता है ऑक्सीजन प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का कार्बन हाइड्रोक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, अपचयन होता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण वो क्या है, वो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। प्रकाश आ रहा है और उससे ये सब बना के वो रासायनिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में रसायन में चेंज कर दिया, ठीक है। स्वपोषी पोषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये तो उत्पाद ही है ना। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट है उसको स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं। क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, अपन को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट और पानी की कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा और जल भी बनेगा, तो ऑप्शन में आएगा जल, कार्बोहाइड्रेट, तो उसको नहीं लगाना। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र में अपन को ये 3 चीज़ मिल जाएगी। क्लोरोफिल भी आपको लगाना है। प्रकाश संश्लेषण की दर, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, ठीक है, तो लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा, और सबसे कम प्रभावी। अब देखो, पहले समझो इसको, किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करता है, ना कि कम करता है, सबसे कम प्रभावित करता है, तो वह हरा रंग सबसे कम प्रभावित करेगा। अब जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है वो पानी से आता है, ठीक है, अपन को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड से तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब प्रकाश जो पौधे में है केल्विन साइकिल होता है एक, उसमें होता है फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो केल्विन साइकिल से होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे देखते हैं। पौधों का जो हरा भाग है वही बस ऑक्सीजन को छोड़ सकता है और कुछ नहीं,
तना नहीं छोड़ सकता, जड़ नहीं छोड़ सकता, ठीक है। पत्तियाँ छरी होती हैं, जो कि क्लोरोफिल। अब जो स्ट्रोमा होता है उसमें एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है जो शर्करा संश्लेषण करता है, बाद में स्टार्च बनाता है। अब जो क्लोरोफिल रहता है उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल और कॉर्टिनॉइड। ये अलग अलग रंग देते हैं। जैंथोफिल देगा पीला रंग, कॉर्टिनॉइड देगा पीला से नारंगी पीले रंग, और क्लोरोफिल ए देगा चमकीला नीला हरा रंग, और क्लोरोफिल बी देगा पीला हरा रंग, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल केंद्र में, ठीक है, सबसे केंद्र में पौधों की पत्तियों के जो केंद्र में है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये 12th के बुक में दिया है, ये इतना डीपली पूछेगा नहीं, छोड़ दो इसको। प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण रेडॉक्स अभिक्रिया है, अपचयन उपचयन दोनों होता है इसमें, पता है आपको। ऊष्माशोषी और एनाबॉलिक प्रक्रिया है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, और एनाबॉलिक है यानी कि छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाता है। जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण के टाइम मुख्य उत्पाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि ग्लूकोज, ना कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो अपशिष्ट पदार्थ है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है? कच्चा पदार्थ जिससे वो मिलकर बनते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लूकोज तो बनता है यानी कि मुख्य उत्पाद हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो अपशिष्ट उत्पाद में चल जाएगा। पादपों में भोजन संवहित होता है सुक्रोज के रूप में, ठीक है। पादपों में भोजन संचित होता है, संवहित यानी चलना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान सुक्रोज के रूप में जाता है, और जो सुक्रोज है वो संचित होता है, इकट्ठा हो जाता है स्टार्च के रूप में एक जगह जाकर। अब जो प्रकाशिक अभिक्रिया है तो मुख्य उत्पाद आपको पता है, NADPH हो गया और ATP हो गया, और जो वो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है, यानी सह उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। और ये अंदर का डीपली देखो, बहुत डीपली क्वेश्चन है। हरे पौधों का जो मुख्य उत्पाद है वो है ग्लूकोज, और प्रकाशिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद आएगा NADPH और ATP, समझे। अब पॉज करो वीडियो को, और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की अच्छे से समझो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। और जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया उसका प्रथम स्थायी उत्पाद स्थायी फोटोग्लिसरिक अम्ल है, उसके बाद आता है ग्लूकोज। और ऑक्सीजन का सांद्रण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को कम कर देता है, और इसी प्रक्रिया को वॉरबर्ग प्रभाव कहते हैं। स्वपोषी पोषण करता है जीवाणु। भोजन का संश्लेषण पर्णहरित के माध्यम से होता है। देखो, वायुमंडलीय दाब बढ़ा देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर घटती है, और वायुमंडलीय दाब घटाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, श्वसन, पौधों में श्वसन, ठीक है। अभी अपन ने देखे प्रकाश संश्लेषण, 6CO2 + 12H2O, 6 ये बनाया कार्बोहाइड्रेट और जल, और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। यह है लंबी प्रक्रिया, ठीक है। अब इसी का कंपैरिजन करेंगे अपन श्वसन में, पौधों में श्वसन। ये इकट्ठे आपको इतना डीपली समझा के कोई नहीं बताएगा। अब देखो अलग अलग करते हैं, ठीक है। ये है कैटाबॉलिक और ये है एनाबॉलिक। छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु बनाए, और इसमें बड़ा अणु है वो टूट के छोटे छोटे अणु बनाएगा, कैटाबॉलिक। ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। C6H12O6 ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन जो है, यानी 6O2 ऑक्सीजन, उल्टी प्रक्रिया हो गई है। जो यहाँ पर बनाएंगे क्या क्या, 6H2O यानी कि जल, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस ऊर्जा निकलेगी थोड़ी, ठीक है। अब देखो इसमें उत्पाद क्या क्या है। इसमें मुख्य उत्पाद ये दोनों हैं, सह उत्पाद के रूप में ये दोनों आएंगे, और मुख्य उत्पाद ऊर्जा है, यहाँ मैंने लिख दिया हूँ। देखते हैं सह उत्पाद कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
ये जो प्रक्रिया है रात दिन दोनों में होती है। श्वसन तो दोनों टाइम लेंगे, बिना श्वसन लिए तो रह नहीं सकते। और जो प्रकाश संश्लेषण है वो तो दिन ही में होगी, ठीक है। और जो इसमें सह उत्पाद था वो ऑक्सीजन था, इसमें सह उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया है। ये प्रक्रिया दिन में होती है। ये कंपैरिजन करो और याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। अब आगे देखते हैं। श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण प्रक्रिया द्वारा होगा। तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, और जो प्रकाश है, जल, क्लोरोफॉर्म श्वसन दर बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 0 से 30 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, क्लोरोफॉर्म बढ़ेगा, तो श्वसन की दर बढ़ेगी, ठीक है। CO2 की सांद्रता और O3 की सांद्रता श्वसन दर को कम कर देते हैं। श्वसन दर श्वसन है, और O2 की सांद्रता श्वसन में कोई प्रभाव नहीं डालेगी इसमें, ठीक है। और देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था, ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की दर यदि अपन बढ़ाते थे तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती थी, ठीक है। दर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन की, जब दर बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण घट जाएगा, और इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, श्वसन में। पर जो श्वसन है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत अनिवार्य तत्व है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, पर ज़्यादा ऑक्सीजन ले लो या कम ऑक्सीजन ले लो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, पर ज़्यादा ही कम नहीं, ठीक है। कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, बट क्या करें, बहुत IMP क्वेश्चन है। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, करना तो पड़ेगा। सबसे अधिक श्वसन दर देखा जाता है अंकुरित बीज में। ये 2024 में ये क्वेश्चन आया है ALP में, अभी रिसेंटली। तो सबसे अधिक श्वसन दर जो है वो अंकुरित बीजों में देखी जाती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रिया खत्म होती है। अब देखते हैं अपन पोषक तत्व। पौधों में अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? बृहद पोषण तत्व और सूक्ष्म पोषण तत्व, ठीक है, जो ज़्यादा पाए जाते हैं। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस मतलब कि बोलो तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, याद करने की ट्रिक है। अब सूक्ष्म पोषण तत्व में क्या आ जाएगा? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा और मोलिब्डेनम, जिंक और क्लोरीन, निकेल। बृहद पोषण तत्व हैं यानी कि ज़्यादा वाले कौन है? 17 हैं। और अनिवार्य तत्व जो हैं 21 हैं। अनिवार्य तत्व की सांद्रता कम होने पर वृद्धि रुक जाती है क्योंकि वो अनिवार्य हैं, जिसे क्रांतिक तत्व कहते हैं। अब क्रांतिक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों हैं क्रांतिक तत्व या फिर अनिवार्य तत्व। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव मुख्यतः राइजोबियम होते हैं। अब देखते हैं बृहद पोषण तत्व और सूक्ष्म पोषण तत्व कौन कौन से हैं। ये तो अब भी अपन ने इसके ट्रिक पढ़े। अब ये वाले हैं, ठीक है, सूक्ष्म पोषण तत्व याद कर लेना। अब ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें। जैसे क्लोरोफिल निर्माण में लोहा काम आता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लोहा, ठीक है। जल विघटन का काम करता है मैग्नीज। ऑक्सीजन हार्मोन्स बनाने में काम करता है जिंक। पराग अंकुरण में काम करता है बोरोन, और बोरोन कैल्शियम अवशोषण में भी काम करता है। जल विघटन में क्लोरीन, ठीक है। यहाँ देखते हैं कोशिका भित्ति का निर्माण में कैल्शियम काम करता है। DNA RNA संश्लेषण में मैग्नीशियम, और B1 और B7 का मुख्य घटक है सल्फर, ठीक है। नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण किया जाता है नाइट्रोजन को। खनिज तत्व है नाइट्रोजन। फास्फोरस में क्या आएगा? न्यूक्लिक अम्ल है, ATP का मुख्य संघटक, ठीक है, वो क्या है? फास्फोरस। कोशिका झिल्ली का संगठन करता है फास्फोरस। रंध्रों के खुलने और बंद होने का कार्य किसके पास है? पोटेशियम के पास। कार्बन डाइऑक्साइड में से जल को अलग करता है हाइड्रोजन,
ठीक है। H2O में हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बृहद पोषण में कार्बन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब आएंगे, याद करो भाई। इतना सारा याद करना पड़ेगा बोल रहा हूँ, एकदम करना तो पड़ेगा, क्या बोल दूँ, नहीं तो छोड़ दो। जो पर्णहरित है उसके निर्माण में अनिवार्य तत्व है आयरन। अब जो पर्णहरित है उसके केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है, अभी अपन ने पढ़े हैं ग्रेना वाला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक मोलिब्डेनम। मैग्नीशियम कमी का कारण क्लोरोसिस। इसी के थोड़े क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में जो खाद्य पदार्थ हैं उसको बीज में संग्रहित करते हैं, वो बीज के किस चीज़ में, कोरोलेडोन में संग्रहित करके रखते हैं वो, और जिसको बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, पौधों में बीज एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है, जिसको बीज पत्र कहते हैं। टमाटर एक फल है, ठीक है, जिसका वानस्पतिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। लीची एक बीज पत्री फल है। और जो केला है वो जीवन में एक ही बार फल देता है, उसके बाद फल फूल देता है, उसके बाद उसको काट दिया जाता है, उसके आजू बाजू से और निकलते हैं, फिर उनसे फल लगते हैं। पादपों में निषेचन के बाद बीजाणु परिवर्तन हो जाते हैं बीज में। निषेचन के बिना फलों के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने में पोटेशियम काम करता है, जैसे कि देखो ये खुल गया, ये बंद हो गया, ऐसा ट्रिक टाइप याद कर लेना थोड़ा। एटीपी के निर्माण में फास्फोरस काम करता है। ठीक है, एटीपी पी इसमें भी कॉमन, इसमें भी। रोबिस्को एंजाइम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे पहली बात। और रोबिस्को एंजाइम को संग्रहण करता है मैग्नीशियम। नाइट्रोजन उपापचय के लिए आवश्यक है मोलिब्डेनम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल विघटन अनिवार्य तत्व क्लोरीन और मैग्नीशियम। पादपों में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण को बोरोन बढ़ाएगा। पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कार्बन है, वृहद तत्व। ठीक है, अब कुछ और PYQ है, बस थोड़ा सा और वीडियो है, देखते हैं। लूसेंट की जो PYQ बुक है उसमें आपको ये मिल जाएंगे। मूलांकुर के अतिरिक्त किसी भी भाग से विकसित जड़ अपस्थानिक जड़ कहलाती है। जो आर्किड में जो विलामिन जड़ें होती हैं वो नमी अवशोषित करने के लिए होती हैं। बरगद के पेड़ में तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें हैं उसको स्तंभ मूल कहते हैं। श्वसन मूल पाई जाती हैं राइजोफोरा में। पर्णकाय स्तंभ द्वारा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। क्रिप्टोगैम्स आपको पता है, जिसमें पुष्प नहीं होते। कुरुजी नामक पुष्प है जो 12 साल में एक बार खिलता है, उसका कारण है क्लोरीजन स्त्राव के कारण। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पुष्प नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। बंद पुष्पों में परागण होता है, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमी। घोंगे द्वारा परागण होता है, उसको मेलिकोफिली। अनिषेच जनन होता है, बिना निषेचन के अणुओं का परिवर्धन, जैसे कि केला, और इसी को कहते हैं पार्थेनोकॉपी। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया, सबसे बड़ा फल है लोडोसिया, और सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया एमाजोनिका। देखो, पत्तियों में जो गार्ड सेल होती हैं उसमें जल की मात्रा जो है ज़्यादा होगी तो कोशिकाएं खुल जाएगी, और जब गार्ड में जल कम हो जाएगा तो कोशिका बंद हो जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला यंत्र है पोटोमीटर। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अरे रुको, देखो मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट यदि तुम कहो तो मैं एक एक लाइन थोड़ा डीपली समझाऊँ, या फिर ड्राइंग या चित्र, या फिर बाजू में आइकन जैसे बाकी यूट्यूबर करते हैं वैसा समझ सकता हूँ, पर वीडियो लेंदी बनेगा, आप देखोगे नहीं। वो कंटेंट पड़ा है यूट्यूब में, बहुत सारा पड़ा है, कई चैनलों ने अपना डाल के रखा, तो
टाइम वेस्ट है, क्यों ही डालूँ मैं। तुम पढ़ो ना यार, मुझसे ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी तुमको मेरे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा होगा, मुझे पता है नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता यदि कोई ऐसा बना के डालता। पर अपन को कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप 10-12 जगह से भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने इकट्ठा करके रखा हूँ, आप इससे पढ़ लीजिए। और ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा बट इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आ गया था। मैं टेक्नीशियन का वैसे सिंपल था, सब लोग बोलते हैं, चलो सिंपल था, बट होना उसी का था जिसने पढ़ा है। तो मेरे मात्र 3 क्वेश्चन नहीं बने थे साइंस के, और वो भी पता थे बट मैंने नहीं। अब कहोगे बहाना बना रहा है, आप बोलते ही सब लोग कि यार ये याद था बट नहीं किया, वो हटाओ, वो बात दूसरी है। मैथ्स में मेरे 25 के सही, 25 में से 25 सही, रीजनिंग में 25 में से 25 सही। करंट बस मैंने थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, एक ही करंट बस बना, और साइंस मेरी 3 कम हो गई थी, गलत हो गई थी, इसलिए मेरे थोड़े नंबर, बाकी अच्छा गया मेरा पेपर। वो 100 में से 85 आ गए थे मेरे। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन का खेल रहता है, आगे पीछे क्या होना है, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब 2-4 क्वेश्चन आपको 2-4 लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो वो आप नोट करो या फिर गूगल से जाके सर्च कर लो और पढ़ लो।